हेलो दोस्तों। आज हम अपने इस वीडियो में बायो से रिलेटेड जो फिजिक्स बायो केमिस्ट्री आपका तो ये कॉमन क्वेश्चन बीपीएससी में आता ही है। तो इस वीडियो में प्रॉपर आज हम बायो से रिलेटेड कोशिश करेंगे कि 15 से 20 मिनट टाइम लेते हुए बायो का ऐसे भी क्वेश्चन आप बीपीएससी में देखें तो लगभग 30 में अगर आप देखें तो 15-17 क्वेश्चन प्लस ही इससे रिलेटेड रहता है। तो जितना भी क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है जो बीपीएससी में ज़्यादातर पूछा जाता है, इस वीडियो में मेरा मेन मकसद वही है। इम्पोर्टेंट जितने भी क्वेश्चन जो हमने नोट्स बनाए हुए हैं उसी से रिलेटेड इस वीडियो में हमें बताना है, ठीक है, ताकि औरों को भी, हम तो साथ में हो ही और साथ में और भी लोग इससे लाभान्वित हों, ठीक है। तो बायोलॉजी के सेक्टर में सबसे पहले आप देखते हैं कि आपका जो टॉपिक है सेल से शुरू करते हैं हम लोग, ठीक है। इसमें देखिएगा चाहे सेल से रिलेटेड हो या फूल से रिलेटेड हो या पीसी कल्चर जिसको बोलते हैं, ये स्टडी इस समय से आप देखेंगे कि कोई भी एक ना एक पूछ देता है कि आपका सेल से रिलेटेड जो टॉपिक है उसको क्या बोलते हैं, या फूल से रिलेटेड टॉपिक है उसको क्या बोलते हैं। तो आइए सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि इस बायो में हम शुरुआत करने जा रहे हैं आप लोगों को जूलॉजी, राइट। देखिए बायो जगत को दो ही रूप में मेनली बांटा गया है। एक देखिएगा प्लांट किंगडम और दूसरा जो देखिएगा एनिमल किंगडम, राइट। फिर प्लांट की किंगडम को देखिएगा कि बांटा जाएगा, एनिमल को भी बांटा जाएगा। हम लोग जनरली किस में आएंगे, प्लांट किंगडम या एनिमल किंगडम? तो मनुष्य जो है वो एनिमल किंगडम के पार्ट में आता है, राइट। आइए तो देर न करते हुए हम लोग टॉपिक पे आते हैं। पहला एक लाइन ध्यान से सुनिएगा आप लोग कि सजीवों का अध्ययन जीव विज्ञान कहलाता है, राइट। जीव विज्ञान के जनक किसको कहा गया, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बीपीएससी के लिए कि फादर ऑफ बायोलॉजी किसको बोला जाता है, अरस्तु को बोला जाता है, ठीक है। उसी तरह देखिए कि अब जीव विज्ञान को दो पार्ट में बांटा जा रहा है। पहला आप देखेंगे इसमें मेंशन किया गया जूलॉजी एंड बॉटनी, ठीक है। तो बात है कि जूलॉजी में आप क्या स्टडी करते हैं, जूलॉजी आप जो टॉपिक लेते हैं इसमें किसके बारे में स्टडी करते हैं। तो आप बताएंगे कि इसके अंतर्गत जंतुओं का अध्ययन करते हैं। अभी जस्ट आपको बताया है प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम, तो एनिमल भी क्या है, इसमें जंतु ही है, ठीक है। जूलॉजी के जनक अरस्तु को माना जाता है। बोटनी इसके अंतर्गत आप पेड़ पौधों का स्टडी करते हैं, ठीक है। और बोटनी का जो जनक है, मैंने फादर ऑफ बोटनी जिसका बोलते हैं, इनका नाम है थियोफेस्टस। याद रखें बोटनी के लिए फादर किनको उपाधि मिली है, थियोफेस्टस को मिली हुई है, ठीक है। तो ये तो मेनली आपने देखा कि बायोलॉजी को दो पार्ट में आपने स्टडी किया। एक पार्ट को आप बोटनी कहे, दूसरे पार्ट को जूलॉजी कहे। बोटनी वाले पार्ट के लिए फादर के रूप में जो आए इनका नाम क्या हुआ, अरस्तु हुए। और जूलॉजी के लिए अरस्तु हुए और बोटनी के लिए जो हुए आपके थियोफेस्टस हुए, राइट। अब पहला एक टॉपिक आपको बताते हैं हम, सेल। सेल है क्या? जैसा कि आपको बताया जाता है कि सेल जो होता है हमारे लाइफ का एक यूनिट पार्ट है। जैसे घर जब आप कंस्ट्रक्ट करते हैं तो उसमें देखिए क्या होता है कि एक एक ईंट को जोड़कर हम घर बनाते हैं। सिमिलरली हमारा बॉडी भी जो है उसी तरह एक एक सेल से मेंटेन कर बना हुआ है, ठीक है। तो इसमें बताया जाता है कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, साइटोलॉजी। उस समय जो हम फर्स्ट लाइन बोले थे यही बोलना चाह रहे थे कि आप जिस टॉपिक में कोशिका के बारे में स्टडी करते हैं उसको क्या बोलेंगे आप, जो बताएंगे उसको साइटोलॉजी बोला जाता है, ठीक है। सर्वप्रथम कोशिका की खोज कब की गई थी, 1665 ईस्वी में की गई थी। और किसके द्वारा खोज की गई थी, रॉबर्ट हुक के द्वारा ये कोशिका की खोज की गई थी। देखिए किंतु इन्होंने मृत कोशिका की खोज की थी, लाइफ का नहीं किया था। सिर्फ मृत डेड सेल का इन्होंने सर्च किया था, किसने, रॉबर्ट हुक ने। लेकिन इन्हीं को मेंशन इसलिए हुआ क्योंकि पहली बार डेड या लाइव सर्च तो इन्होंने ही किया था, इसलिए इन्हीं को श्रेय जाता है कोशिका खोजने का। इस कारण इनको फादर ऑफ साइटोलॉजी भी कहा जाता है। याद रखें रॉबर्ट हुक को
फादर ऑफ साइटोलॉजी भी कहा जाता है, ठीक है। और मृत कोशिकाओं को क्या बोला जाता है? नेफ्रोसिस कहा जाता है। जो सेल डेड हो चुका है उसको नेफ्रोसिस कहा जाता है। इसके बाद देखें आप कि सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज 1674 ईस्वी में एंटोनी वॉन ल्यूहुक ने किया और इन्हें फादर ऑफ क्या बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। यस, याद रखें कि सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? तो आप बताएंगे कि 1674 ईस्वी में एंटोनी वॉन ल्यूनहॉक ने किया था। इन्हें फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी कहा जाता है। एक और नेक्स्ट स्टार में आप देखेंगे कि ब्राउन ने 1881 ईस्वी में कोशिका के अंदर केंद्रक का खोज किया। जैसे एक सेल के अंदर जो आप केंद्र सेंटर की बात करते हैं उसकी खोज किसने की थी? तो आप बताएंगे ब्राउन क्या है? हाँ, ब्राउन ने 1881 ईस्वी में कोशिका के अंदर केंद्रक का खोज किया था। इसके बाद देखिए कि स्लाइडेन एवं श्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया और कहा कि शरीर कोशिकाओं से बना है, अतः कोशिका शरीर की सबसे छोटी इकाई है। जैसे कि आपको एक मकान का एग्जांपल देके बताए भी थे कि एक जब आप घर बनाते हैं तो उसमें देखिएगा कि जितने भी ईंट हैं एक एक करके हम लोग उस घर की कंस्ट्रक्ट करते हैं। उसी तरह देखिएगा कि कोई भी लिविंग थिंग का जब हम निर्माण करते हैं तो उसमें भी क्या होता है कि एक एक सेल को मिलाने के बाद ही हम देखेंगे ये फॉर्म जीव का रूप धारण करता है। इसके बाद कहा कि स्लाइडेन एवं स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया और कहा कि शरीर कोशिकाओं से बना है, अतः कोशिका शरीर की सबसे छोटी इकाई है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। याद रखिए, ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है, ये पूछने वाला लाइन है कि सबसे बड़ा जो सेल होता है किसका है? शुतुरमुर्ग की अंडा होता है। सबसे बड़ा सेल अगर एग्जाम्पल आपसे पूछा जाए या क्वेश्चन पूछता है कि लिविंग थिंग्स में सबसे बड़ा सेल क्या है, तो शुतुरमुर्ग की अंडे होती है, ठीक है। सबसे छोटी कोशिका क्या है? माइक्रोप्लाज्मा की होती है। सबसे छोटी अगर कोशिका सेल पूछे तो माइक्रोप्लाज्मा हो गई, और सबसे बड़ी पूछे तो शुतुरमुर्ग की अंडा हो गई, ठीक है। इसके बाद देखें आप नेक्स्ट है कि सबसे छोटी कोशिका तंत्र ब्रेन या स्नायु होता है। सबसे छोटा सेल ब्रेन का जो होता है वो होता है, ठीक है। कुछ नोट इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लेंगे कि तंत्रिका कोशिका में किसी भी प्रकार का विभाजन नहीं होता है। किसमें नहीं होता है? तंत्रिका कोशिका में किसी भी प्रकार का विभाजन नहीं होता है, अतः यह क्षतिग्रस्त कोशिका को ठीक नहीं कर सकता है। जो सेल डेड हो चुका है उसको ये ठीक नहीं कर सकता है। इसी कारण सर में चोट लगने से शीघ्र ही मृत्यु हो जाती है। तो कोशिश करें कि किसी पे प्रहार करना हो तो सर पे प्रहार ना करें, क्योंकि सर पे प्रहार करने के कारण जो सेल डेड होता है वो फिर से जीवित नहीं हो पाता है, जिसके कारण डेथ होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है। इसके बाद है दूसरा पॉइंट समझेंगे कि सबसे तेजी से कोशिका विभाजन लीवर, जिसको जिगर बोलते हैं, यह यकृत में होता है और यह अपनी क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को स्वतः ही ठीक कर सकती है, राइट। तो ये जो इम्पोर्टेंट आपने देखा सिर्फ अभी सेल से रिलेटेड देखे आप। अब है कोशिका के अंग, राइट, पार्ट्स ऑफ सेल। सबसे पहले आपको बताते हैं जीव द्रव्य, जिसको आप क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है। इसकी खोज प्रुनकिंजर ने किया था, राइट। और यह एक तरल गाढ़ा पदार्थ होता है। इसे जीवन का आधार आप कहते हैं। क्या इसको बोलते हैं? जीवन का आधार कहते हैं, ठीक है। हक्सले ने इसे जीवन का भौतिक आधार बताया है। सभी जैविक क्रियाएं इसी द्रव के अंदर होती हैं और इसके 80% भाग, कितना, लगभग 80% भाग जल का बना होता है। यह दो प्रकार का होता है, एक देखिएगा कोशिका द्रव और दूसरा देखेंगे केंद्रिका द्रव होता है, ठीक है। तो बात आती है कि ये दोनों को क्या क्या वर्क है, फंक्शन क्या क्या है। कोशिका द्रव का फंक्शन क्या है, केंद्रिका द्रव का फंक्शन क्या है, ठीक है। तो समझेंगे कि कोशिका द्रव कोशिका को
सूखने से बचाता है। अगर फंक्शन की बात करें ध्यान से समझेंगे, कोशिका द्रव कोशिका को सूखने से बचाता है, राइट। जबकि वहीं देखिए कोशिका भित्ति की अगर बात करते हैं, सेल वॉल जिसको आप इंग्लिश में बोलते हैं, यह सेलुलोज का बना होता है। ये बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि आपका कोशिका भित्ति जो है निम्नलिखित में से किसका बना हुआ है, तो आप याद रखें सेलुलोज का बना होता है और केवल पादपों में पाया जाता है, राइट। यह पेड़ पौधों को सुरक्षा देता है, पादप मतलब प्लांट हुआ, ठीक है। यह पेड़ पौधों को सुरक्षा देता है। जीवाणु एक पादप है, बैक्टीरिया, राइट। जीवाणु एक पादप है जिसकी कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है, राइट। क्या है? जीवाणु एक पादप है जिसकी कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। इसके बाद देखिए आप कवक की कोशिका भित्ति क्या है, राइट। तो बताएंगे कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। किस चीज़ की बनी होती है? काइटिन की बनी होती है, ठीक है। कोशिका झिल्ली क्या है? अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका सेल मेम्ब्रेन, इसको बोलते हैं आप, राइट। देखिए इस सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या है और वर्क क्या क्या करता है, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे इसमें। तो इसमें मेंशन किया गया कि यह जंतु तथा पादप दोनों में पाया जाता है, राइट। दूसरा एक कोशिका के अंदर के सभी अवयव इसी झिल्ली के अंदर रहते हैं। तीसरा है कि यह कोशिका के अंदर जाने वाले पदार्थों का नियंत्रण करता है। मतलब सेल के अंदर कोई अगर ऑब्जेक्ट जा रहा है तो उसको कंट्रोल करने का काम ये आपका सेल मेम्ब्रेन का होता है, राइट। कोशिका झिल्ली का एक काम होता है। यह अर्धपारगम्य होता है, कुछ ही वस्तुओं को अंदर जाने देता है। जैसे आप देखते हैं ना मास्क का हम लोग अभी यूज करते हैं तो क्या करते हैं कि बाहरी जितने भी पार्टिकल्स हैं, बिग पार्टिकल्स, उसको बाहर ही रोक देता है और एयर के रूप में छोटे छोटे अगर कण इन केस जाए या तो उसको छान कर ये ऑब्जेक्ट कर देता है। इसका भी काम है अर्धपारगम होना, मतलब उसको छान कर अंदर इन करने देना, ठीक है। अब नेक्स्ट एक पॉइंट इसका आता है क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। अब इसमें देखना है कि माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या है, राइट। कहा कि सूत्रकणिका, इसकी खोज अल्टमैन ने किया। याद रखें माइटोकॉन्ड्रिया या सूत्रकणिका भी इसको बोलते हैं। इसकी खोज माइटोकॉन्ड्रिया की किसने किया था? अल्टमैन ने किया था। क्या नाम था इनका? अल्टमैन, राइट। अल्टमैन ने किया। और यहाँ ऑक्सी श्वसन होता है। देखिए दो तरह का श्वसन होता है, एक बायोटिक होता है, एक एबायोटिक होता है। तो जिसमें आपका ऑक्सीजन की प्रेजेंस वाली रेस्पिरेशन हो वो बायोटिक होता है, राइट। और जिसमें एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है उसको एबायोटिक बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें ऑक्सी श्वसन कह रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ क्रेब्स चक्र चलता है जिसके फलस्वरूप एटीपी तथा ग्लूकोज बनते हैं और हमें ऊर्जा मिलती है। इसी कारण इसे कोशिका का पावर हाउस भी कहते हैं। इसको ऊर्जा का मेन स्रोत यही है, ठीक है। नेक्स्ट क्या कहा कि या शक्ति गृह भी कहते हैं इसको। माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक दीवारों को क्रिस्टी कहते हैं। किसके? माइटोकॉन्ड्रिया के इंटरनल जो उसका सेल होता है वाल, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? क्रिस्टी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए कि अतः प्रादव्य जालिका इंडोप्लाज्मिक रेक्टेलम, ईआर जिसको बोलते हैं, इंडोप्लाज्मिक रेक्टेलम, राइट। अंतः प्रादव्य जालिका। अब इसका वर्क देखिए क्या है। यह कोशिका के अंदर से आंतरिक सहायता देता है। किसकी? कोशिका के अंदर से आंतरिक सहायता देता है। अतः इसे कोशिका का आंतरिक कंकाल कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है। क्या क्या होगा ध्यान से समझेंगे। एक होता है स्मूथ ईयर, मतलब स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेक्टेलम। यह कार्बोहाइड्रेट तथा वसा का निर्माण करता है। स्मूथ ईयर जो होगा कार्बोहाइड्रेट तथा वसा का निर्माण करेगा, राइट। दूसरा होता है रफेज ईयर। इस पर राइबोसोम होता है, यह प्रोटीन का निर्माण करता है। देखिए दोनों ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन इसमें आता है, देखिए बीपीएससी में, कि स्मूथ ईयर जो है किससे रिलेटेड है? दो चीज से, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स। और रफेज जो है वो किससे रिलेटेड है?
तो ये आपका रिलेटेड है, प्रोटीन से रिलेटेड है, ठीक है। तीसरा समझेंगे अब, राइबोसोम का क्या फंक्शन है। देखिए राइबोसोम जो होता है का यह कोशिका के अंदर का सबसे छोटा अंग है। यह प्रोटीन का निर्माण करता है, अतः इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट पूछा हुआ क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन का फैक्ट्री कहलाता है, राइबोसोम, स्मूथी यार या नन ऑफ दिस, ऐसा कुछ एक ऑप्शन में रहेगा। तो हम लोग को ऑप्शन जो देना होगा राइबोसोम को देना होगा। क्यों? क्योंकि इसमें प्रोटीन ये प्रोडक्ट करने में बहुत ही काफ़ी सहायक होता है, यही रीज़न, ठीक है। एक और नेक्स्ट समझेंगे अब, 70 राइबोसोम क्या है, 70S राइबोसोम क्या है। क्या यह हल्का होता है, ठीक है, तथा प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। ये किस टाइप की कोशिका में पाया जाएगा, प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाएगा, राइट। दूसरा कहा कि 80S राइबोसोम क्या है, इसमें कहा कि यह भारी होता है तथा यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। किसमें, ये यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाएगा, कौन, 80S राइबोसोम, ठीक है। अब यहाँ एस और का मीनिंग समझ लीजिए। एस का यहाँ पे मीनिंग जो दिया गया है, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, गोल्जी बॉडी या गोल्जी अपार्टस, इसमें यूटिलाइजेशन में आता है, ठीक है। कहा कि इसकी खोज कैमिलियो गोल्जी ने किया और यह पदार्थों का परिवहन करता है, मतलब ट्रांसपोर्टेशन करता है, अर्थात यातायात में सहायक है। जैसे जब आप जो भोजन करते हैं और भोजन होने के बाद उसमें देखिए कि ऊर्जा के लिए आप तो चाहिए, तो भोजन बनने के बाद वो टूटता है किस किस के रूप में, ग्लूकोज के रूप में, जल और कार्बन डाइऑक्साइड, अदर चीज़ में। तो जो एनर्जी है वो तो बॉडी ऑब्जर्व करता है, और जो वेस्ट होता है वो बाहर शरीर से थ्रू आउट होता है, निकलता है, ठीक है। उस बीच में क्या होता है कि शरीर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक पहुंचाने के लिए हमारे शरीर में दो तरह के पार्ट पाए जाते हैं। जैसे एक जाइलम एक फ्लोएम होता है, ये प्लांट में पाया जाता है। उसी तरह हमारे भी बॉडी के अंदर एक आर्टरी एक वेन होता है। तो एक का काम होता है प्योर ब्लड को कैरी करना, एक का होता है इम्प्योर ब्लड को कैरी करना। एक किसमें होता है, मनुष्य में, जानवर में होता है। लेकिन प्लांट में देखिएगा दो पार्ट पाया जाता है, एक जाइलम होता है एक फ्लोएम होता है। उसमें भी एक का काम होता है कि मिनरल सॉल्ट को अर्थ के नीचे से ऑब्जर्व करना और लेकर देना, उसको पत्तियों तक ले जाना, और फिर पत्तियों में जो बना भोजन उससे जो उसको ऊर्जा की प्राप्ति हुई वो पूरे होल संचरित करना, होल पार्ट मैंने जो ट्री है उसके सभी पार्टों तक पहुंचाने का काम फ्लोएम का होता है। तो ये दो उसमें भी फंक्शन मिलेंगे आपको, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट, अब आपका टॉपिक आता है सेंट्रोसोम, राइट। इसका क्या है, इसका हिंदी मीनिंग होता है तारक काय। किसका, साइट्रोसोम का हिंदी मीनिंग जो है आपका तारक काय कहलाता है, ठीक है। काय कि यह कोशिका विभाजन करता है, क्या करेगा ये, कोशिका विभाजन करता है। यह मस्तिष्क में नहीं पाया जाता है, जिस कारण तंत्रिका कोशिका में विभाजन नहीं होता है, और यह केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। यह किस में पाया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ जंतु कोशिका में ही पाया जाता है, ठीक है। पादप कोशिका में कोशिका विभाजन सेल प्लेट के द्वारा होता है। पादप की बात करें, पादप कोशिकाओं में कोशिका जो विभाजन होता है वो सेल प्लेट के द्वारा होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, एक लाइन है इंपॉर्टेंट, ये जो पूछ सकता है क्वेश्चन आपसे, सेंट्रोसोम की खोज किसने की, तो याद रखिए बोबेरी ने किया था, बोबेरी ने किया था। सेंट्रोसोम की खोज किसने किया था, बोबेरी ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आता है लाइसोसोम, ठीक है। देखिए यह कोशिका के अंदर पाचन का कार्य करता है। सेल के अंदर मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आप खाते हैं तो उसको पचाने का काम जो करता है वो आपका लाइसोसोम का ही पार्ट होता है, ठीक है। इसके अंदर जल अपघटक एंजाइम पाया जाता है, याद रखिए किसके अंदर, लाइसोसोम के अंदर एक वाटर जो भी पाया जाता है वो एंजाइम का काम करता है, ठीक है। कोशिका के अंदर का कोई अंग यदि काम नहीं करता है तो यह उस अंग को नष्ट कर देता है। जैसे वो तो सेल के अंदर पाया ही जा रहा है एंजाइम के रूप में, अगर वो फंक्शन नहीं कर रहा है तो उसको स्वतः डेड कर देगा, उसको मार देता है, ठीक है।
जब पूरी कोशिका कार्य नहीं करती तो यह कट जाती है, जिससे पूरी कोशिका नष्ट हो जाती है। अतः इसे आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। एटम बम भी कहते हैं इसको, सेल्फ सुसाइड कर लेना, राइट। इसे खोज डी डुबे ने किया था, याद रखिए। एटम बम जो कह रहा है कि आत्महत्या की थैली किसको बोला जाता है, इसमें आगे आएगा, आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो आत्महत्या की थैली इसको कहा जाता है, ठीक है। एक इसको लाइसोसोम से रिलेटेड है सारे, अभी हम लोग स्टडी करना है। और इसको एटम बम कहते हैं, सेल्फ। और इसकी खोज डी डुबे ने किया था। किसने किया था? डी डुबे ने किया था, राइट। आरबीसी के अंदर आप देखें तो कहा कि लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। क्या नहीं पाया जाता है? लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। अतः आरबीसी मरने के बाद एस्प्लीन, जिसको आप क्या बोलते हैं, प्लीहा या तिल्ली बोलते हैं, में पाया जाता है। जिस कारण एस्थलीन को आरबीसी का कब्र भी कहते हैं। याद रखिए, एस्थलीन को क्या बोलते हैं? आरबीसी का कब्र बोलते हैं, क्योंकि लास्ट इसमें ही इसका डेट होता है। नेक्स्ट आप देखेंगे, आप केंद्र की बात करते हैं, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का क्या मीनिंग? देखिए, न्यूक्लियस कैसे भी तो सेंटर के रीजन में आता है, क्या कि इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। न्यूक्लियस की खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। यह कोशिका को नियंत्रित करता है, अतः इसे कोशिका का दिमाग कहते हैं। याद रखिए, कोशिका का दिमाग किसको कहते हैं? न्यूक्लियस को बोलते हैं, केंद्र को बोलते हैं। इसमें 80% प्रोटीन पाया जाता है। किसमें? कोशिका में 80% आप बताएंगे किसमें प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद आता है कि रसधानी, वैक्यूल्स क्या है? क्या यह जल को संचित स्टोर करके रखता है? कौन? रसधानी जो है, वैगल्स जो है, ये जल को संचित स्टोर करके रखता है। यह जंतुओं में छोटा होता है, किंतु पादपों में बहुत बड़ा होता है। मतलब आप देखिए कि जो लिविंग थिंग्स है, जैसे जानवर हुआ, मानव हुआ, इटीसी, इसमें ये छोटा पाया जाएगा, लेकिन पेड़ पौधे में ये बहुत ही बृहत आकार में पाए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए कि लवक की बात करता है, प्लास्टिड। यह पादपों का सबसे बड़ा कोशिकांग है। यह केवल पादपों में पाया जाता है। यह 3 प्रकार का होता है। कौन? लवक की बात कर रहे हैं। अब देखिए 3 पार्ट में क्या क्या आता है। पहला आप देखिए हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट इसको बोलते हैं। ये सब जानते हैं, प्लास्टिड्स को भी डिवाइड कर रहे हैं, लवक को 3 पार्ट में बांट रहे हैं, जिसमें आपका पहला है क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक बोलते हैं। दूसरा है ल्यूकोप्लास्ट, इसको आप क्या बोलते हैं? ल्यूकोप्लास्ट को। तो ल्यूकोप्लास्ट को आप अवर्णित लवक बोलते हैं, ल्यूकोप्लास्ट को हिंदी में। और तीसरा है क्रोमोप्लास्ट, इसको वर्णित लवक बोलते हैं। एक बार फिर से समझेंगे, लवक प्लास्टिड्स को 3 पार्ट में बांटा गया है। पहला है आपका हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। दूसरा है आपका ल्यूकोप्लास्ट, इसको हिंदी में अवर्णित लवक बोलते हैं। और तीसरा जो है आपका वर्णित लवक है, इसको क्रोमोप्लास्ट बोलते हैं। अब स्टडी हम लोग करेंगे कि हरित लवक के बारे में जानते हैं, क्या है हरित लवक। देखिए, हरित लवक के बारे में दिया गया है कि यह भोजन का निर्माण करता है। कौन? हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट। यह पत्ती तथा तना में पाया जाता है। 2 चीज में पाया जाएगा। किसमें? या तो पत्ती में पाया जाएगा, नहीं तो तना में पाया जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि हरित लवक पेड़ पौधे में निम्नलिखित भागों में पाया जाएगा। अब उस ऑप्शन में दोनों में से कोई भी एक आंसर के रूप में रहेगा, या तो पत्ती रहे या तना रहे। लेकिन अगर कल्पना कीजिए अगर दोनों दिया हो, तब ऑप्शन हम लोग को इसमें बीपीएससी में ई देना होगा, क्योंकि उसमें तो देता है कि एक या एक से ज़्यादा जैसे ही हुआ। एक के लिए तो सिंगल, अगर तना या आपका पत्ती जो भी दे तो ऑप्शन ये ही रखिएगा। लेकिन एक से अगर ज़्यादा दे दिया आंसर में, तब आपको ई देना होगा। दूसरा देखेंगे अब आप, अवर्णित लवक क्या है? ल्यूकोप्लास्ट। अवर्णित ल्यूकोप्लास्ट की बात करते हैं। देखिए, इसमें बताया कि यह भोजन का संग्रह करता है। यह जड़ तथा फल में पाया जाता है। किस चीज में? जड़ तथा फल में पाया जाता है, राइट। दूसरा देखें हम नेक्स्ट कि वर्णित लवक, जिसको आप क्रोमोप्लास्ट बोले हैं, क्या है? तो ये कहा कि यह रंग प्रदान करता है। अब देखिए,
पेड़ पौधों का जो कलर देखते हैं, फल का जो कलर देखते हो, किसके कारण होता है? क्रोमोप्लास्ट के कारण होता है। वही रंग प्रदान करने का काम करता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल दिया कि टमाटर, मिर्च, ये लाइकोपेज के कारण उसमें कलर आते हैं। गाजर में कैरोटीन के कारण कलर आते हैं। चुकंदर में बीटानोन, याद रखें चुकंदर में किसके कारण आता है? बीटानोन के कारण कलर आता है। ठीक है, और फलों का पीला रंग किसके कारण होता है? जैंथोफिल के कारण होता है। फलों का जो पीला रंग होता है ये किसके कारण होता है? जैंथोफिल के कारण होता है। तो ये हम लोग अभी जो समझ रहे थे कि किसके कारण कौन सा कलर का रंग क्या होगा नहीं होगा, ये इसमें मेंशन है। अब इसमें हम देखें कोशिका के प्रकार। देखिए, कोशिका को मुख्यतः दो पार्ट में बांट दिया गया है। एक को बोला जाता है प्रोकैरियोटिक, एक को बोला जाता है यूकैरियोटिक। तो जो प्रोकैरियोटिक है उसको अविकसित हिंदी में बोलते हैं, और यूकैरियोटिक को विकसित बोलते हैं। तो जो विकसित है वो भी दो पार्ट में बढ़ जाता है। अब वो दो पार्ट कौन कौन सा उसका होगा? तो वो दो पार्ट आप देखेंगे, पहला इसका होगा फादर और दूसरा होगा क्या? जंतु होगा, राइट। तो ये दो पार्ट आपको ऐसा देखने में मिलेगा। ठीक है, ये दोनों पार्ट इसमें बटा होगा। ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं कि सबसे पहले स्टडी करते हैं कि प्रोकैरियोटिक क्या है। ठीक है, क्या कि इसमें कोशिका के सभी अंग नहीं पाए जाते हैं। इन्हें आप प्रारंभिक कोशिका भी कहते हैं। किसमें? प्रोकैरियोटिक वाले में। ये फुल सभी इसमें नहीं आता है, लेकिन हाँ एक आंशिक रूप से थोड़ा सा मिल जाता है, जिसके कारण आप इसको बोलते हैं क्या? प्रारंभिक कोशिका के रूप में इसको जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे आप इसमें कोशिका झिल्ली, राइबोसोम, जिसको 70S बोलते हैं, पाया जाता है, और तथा शेष अंगों का अभाव इसमें देखा जाता है। नेक्स्ट देखना है अब हम लोग को गुणसूत्र, जिसको आप क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम्स बोलते हैं। अब ये देखिए, ये जानना जरूरी है, इससे भी आपका क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से मानव में जो क्रोमोसोम्स पाया जाता है कितने पेयर होते हैं? तो याद रखिए, या तो 23 जोड़े दीजिएगा, नहीं तो 46 उसमें ऑप्शन आएगा, वो दीजिएगा। तो इसमें भी दिया गया है कि मानव में यह 23 जोड़ा या 46 पाया जाता है, और इसकी खोज वाल्ड एयर ने किया था। याद रखिए कि क्रोमोसोम्स की क्या है, गुणसूत्र की खोज किसने की थी? तो आप बताएंगे कि वाल्डेयर ने किया था। किसने किया था? वाल्डेयर ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्रोमोसोम्स केंद्र के अंदर पाए जाते हैं। कहाँ पे पाए जाते हैं? केंद्र के अंदर पाए जाते हैं। क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए होता है। क्या होता है? क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए होता है। ठीक है, डीएनए के अंदर क्या होता है? जीन पाया जाता है, और जीन माता पिता, याद रखें जीन माता पिता के गुण पाए जाते हैं, अतः जीन ही आनुवंशिकता का आधार है। देखिए, जैसे इस जीन से रिलेटेड समझिए, अगर कोई बहुत फैटी है तो उनका बच्चा भी फैटी होगा, या कोई अगर ज़्यादा पतला है तो उनका बच्चा भी पतला होगा, और या तो जैसे हेयर फॉलिंग, एटीसी, ये सब आम चीज़ें हैं। डायबिटीज़ वो भी ट्रांसफ़र होता है, ये भी हेरिडिटरी प्रॉब्लम में ही आता है। ठीक है, तो कुछ ऐसी डिजीज़ हैं या कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं हमारी बॉडी का, जो कि एक बॉडी से दूसरे बॉडी में वो ट्रांसमिट होते रहता है। ठीक है, नेक्स्ट अब देखना है इसमें, अच्छा ये हम लोग जो स्टडी करते हैं कि लेडी और जेंट्स, तो लेडी और जेंट्स में आप देखिए कि जो शिशु होता है, लड़के या लड़की होना, ये दोनों में सबसे ज़्यादा अहम भूमिका लड़के या लड़की होने के लिए किसका होता है? देखिए, उसमें अहम भूमिका जेंट्स का होता है। लेडी ऑलवेज राइट होती है, उसमें दोनों पाया जाता है, एक्स और वाई दोनों पाया जाता है। लेकिन जेंट्स में अगर इसकी कमी हुई तो लड़की ही या लड़का जो भी हो, वो जेंट्स के कारण प्रॉब्लम होता है, लेडी के कारण नहीं। लेकिन आए दिन समाज में देखिएगा, इससे प्रताड़ित लेडी लोगों को ही होनी होती है। बाजपन होना या लड़का का होना सिर्फ, या सिर्फ लड़की का होना, तो इसमें लोग इसको लेडी को ही प्रताड़ित करते हैं, जो कि ये सच नहीं है। इसके लिए लड़का होने या लड़की होने के लिए जिम्मेवार जेंट्स होता है। ठीक है, तो आइए इसमें और नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। इसके बाद देखिए आप क्रोमोसोम्स में अगर आप देखिए कि
जीवाणु में कितना है, तो सिंगल एक ही होता है उसमें। नींबू में 18 जोड़े 36 होता है, ठीक है। मटर में 14 होता है, और मानव में क्रोमोसोम्स 46, वही तो 23 पेयर बताए हैं। प्याज में 16 होता है, और आलू में 48 होता है। अभी तक के तो डाटा में हमको लग रहा है कि ये ज़्यादा है, लेकिन इससे भी ज़्यादा आएगा। और मक्का में 20 होता है, चिंपैंजी में 48 होता है। इसके बाद देखिए टमाटर में 24 होता है, तंबाकू में भी 48 है, मेढक में 26 होता है, और टेडोफाइटस 1600 इसमें सबसे ज़्यादा इसी में है, टेडोफाइटस में है। इतनी क्रोमोसोम्स की संख्या है। अभी आपको जितने डाटा दिए हैं ये सब क्रोमोसोम्स की संख्या आपको बताया गया। इसके बाद आप देखेंगे केंद्रक अम्ल, न्यूक्लिक एसिड जिसको आप बोलते हैं, या दो प्रकार के होते हैं, जिसको आप डीएनए और आरएनए के रूप में जानते हैं। जैसे समाज में सुनिएगा कि अगर खासकर प्रॉपर्टी अगर हो, किसी की दो शादी हो, एक समाज में सभी को जानते हो, एक को नहीं जानते हो, तो उस समय हिस्सा तरीका को लेकर मतलब सभी एक दूसरे पर घेत लगाते रहते हैं। तो होता है कि चलिए इसका डीएनए टेस्ट करवाइए, या बहुत सारे ऐसे आप देखेंगे कि समाज में एक्टिविटी होती है, और जो कभी कभी ऐसा देखने को मिले कि उसका डीएनए टेस्ट करा कर ही लोग पता लगा पाते हैं कि हाँ ये सैद्धांतिक रूप से मतलब सही है या गलत है, ठीक है। तो ये डीएनए में आपको देखना है कि फुल फॉर्म क्या है डीएनए का। तो बताएंगे कि डायऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। इसका फंक्शन क्या होगा, तो इसमें बताया जा रहा है कि यह कोशिका के अंदर केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया तथा क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, ये इसमें पाया जाएगा। और इसके श्रृंखला को पॉलीनिक्लोटाइड न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। एंडीन तथा थाइमिन में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। ग्वानिन और साइटोनिन में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, राइट। इसके बाद देखिए अब आरएनए की बात करते हैं। देखिए आरएनए में क्या मेंशन कर रहा है, राइबोसोम न्यूक्लिक एसिड होता है, आरएनए का फुल फॉर्म होता है। ये भी कभी कभी पूछ देता है कि राइबोसोम न्यूक्लिक एसिड ये होता है। इसकी संरचना सिंगल स्टैंडर्ड होती है। कैसी होती है, मात्र सिंगल ही इसमें होता है ये। और इसमें राइबोसोम शुगर पाया जाता है। इसके नाइट्रोजन बेस में एंडीन, ग्वानिन, साइटोनिन